Hello students, today we are going to discuss class 7 social science chapter number 2 understanding the weather। इस वाले चैप्टर में पार्ट 1 है वो अपना कंप्लीट हो गया था। अभी अपन पार्ट 2 है वो इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखो इस चैप्टर के अंदर अपन ने ये सारी चीज़ें पहले अभी पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर ली हैं। पहली बात तो वेदर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ वेदर, और वो वेदर को इफेक्ट करने वाले 5 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपने 5 प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो क्लियर कीजिए, उसके बाद में आपको ये वाला लेक्चर देखना है। ओके तो 5 एलिमेंट्स जो वेदर को इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड एंड रेनफॉल, ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट्स हैं इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, और जो लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स हैं विंड्स एंड रेनफॉल, इनके बारे में पहले अपन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जो फर्दर टॉपिक्स हैं कि वेदर इंस्ट्रूमेंट्स और ये छोटे टॉपिक्स हैं इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और इसी लेक्चर में अपन इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ओके, इस चैप्टर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता है, जैसा कि आपको पता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, और जो PDF है वो डाउनलोड करके आप उससे रीड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखो अपना विंड से अपन को स्टार्ट करना था। विंड क्या है कि मूवमेंट ऑफ एयर, कि जो एटमॉस्फेयर में एयर अवेलेबल है। एयर कहाँ पे अवेलेबल है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर है अपना उसमें डिस्कस किया था। ओके, तो एटमॉस्फेयर में जो एवरेज एयर अवेलेबल है उसका मूवमेंट, कि किस साइड में वो मूव कर रही है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के साइड में वो मूव कर रही है, तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ओके, कॉज ऑफ विंड, विंड क्यों होती है, पहली बात तो कि देखो विंड आर कॉज्ड बाय डिफरेंट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले लेक्चर में बताया था ATM। ATM क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहाँ पे देखो विंड्स हैं उनका फ्लो कैसे होगा, या फिर एयर का फ्लो कैसे होगा, हाई प्रेशर, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा उससे किस साइड में होगा विंड का मोशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये अपन को याद रखना है कि जो विंड है उनका मूवमेंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा उससे ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, और कहाँ पे, लो प्रेशर के साइड में। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो हाई प्रेशर है वो कहाँ पे होता है, एक तरीके से सी के पास में होता है। जहाँ पे एल्टीट्यूड लो होता है वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, और जहाँ पे एल्टीट्यूड हाई हो जाता है वहाँ पे क्या रहता है, एक तरीके से लो प्रेशर। जैसे कि अपन ने कहाँ पे देखा था, माउंटेन्स पर देखा था, ठीक है। तो माउंटेन्स पे क्या होता है, लो प्रेशर, एल्टीट्यूड वहाँ पे हाई होता है। तो जो विंड्स हैं उनका मोशन कहाँ से होगा, सी से, और कहाँ पे, माउंटेन्स के साइड में, ये बोल सकते हैं अपन। चलो देखते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड में मूव करती है। विंड है उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के विंड्स अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है, जेंटल ब्रिज, ठीक है, जेंटल ब्रिज। और सेकंड कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग विंड, और थर्ड वन इज स्ट्रॉमी विंड। जेंटल ब्रिज क्या होती है, स्लो मूविंग विंड, कि जो विंड है अगर उनका मूवमेंट स्लोवली है तो अपन उसको वो क्या बोलते हैं वहाँ पे, जेंटल ब्रिज बोलते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग विंड में फास्ट मूविंग विंड होती है, और स्ट्रॉमी विंड में वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस विंड होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉमी विंड, ठीक है। तो ये अपन को देखना है एक बार, विंड का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जैसे कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में विंड चल रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्थ विंड बोलेंगे, कि ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ, कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में विंड चल रही है तो अपन उनको नॉर्थ विंड बोलेंगे। इसी टाइप से अगर साउथ डायरेक्शन में विंड्स हैं वो इस साइड में मोशन कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, तो अपन क्या उसको क्या बोलेंगे, साउथ विंड। ईस्ट में मूवमेंट कर रही है तो ईस्ट विंड, वेस्ट में मूवमेंट कर रही है तो वेस्ट विंड। तो ये इस तरीके से अपन डायरेक्शन को उनके साथ में लिख देते हैं। मेजर किस में करते हैं विंड्स को, अपन हर एक एलिमेंट में देख रहे हैं कि किस एलिमेंट को किस से अपन मेजर करते हैं। तो विंड को मेजर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं विंड वेन। ओके, ये किसको मेजर करता है, विंड की डायरेक्शन को मेजर करता है ओनली, ठीक है। विंड में देखो 2 चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, एक तो डायरेक्शन होगा इसका,
कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और एक साथ ही साथ में किस स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो ये दो चीज़ें होंगी, दोनों को अपन अलग अलग टाइप से मेजर करते हैं। तो विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए विंड वेन का यूज़ करते हैं, और विंड जो स्पीड है इसको मेजर करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके, जो विंड की जो स्पीड है उनको मेजर करता है। विंड वेन किसको मेजर करता है, विंड की डायरेक्शन को। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। द एरो पॉइंटेड इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग, जो एरो है वो उस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को बताता है जहाँ से विंड है वो ब्लो कर रही है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे विंड चल के आई है और वो इस वाले पार्ट में लग रही है, जैसे कि इस वाले पार्ट में लग रही है, इस वाले पार्ट में लग रही है, फिर यहाँ से घूम के और इस वाले पार्ट में। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से चारों ओर क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर। और ये जितनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव करता है, इसके जो बेस होता है, यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, मीटर लगा हुआ होता है। उसमें अपन ये एक तरीके से काउंट कर लेते हैं कि कितना फास्ट ये मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये एनीमोमीटर है अपना काम करता है। कप्स लगे हुए होते हैं, कप्स कैच द विंड, कप्स हैं उनके ऊपर विंड्स हैं वो आके लगती हैं सबसे पहले, और वो फिर रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। द फास्टर द रोटेशन, कि जितनी ज़्यादा फास्ट ये रोटेशन होता है, द हायर द विंड्स स्पीड, कि जितनी ज़्यादा ये रोटेट होगा यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा विंड्स की क्या रहेगी, स्पीड। फंक्शनिंग द एनीमोमीटर, कि एनीमोमीटर है वो किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले विंड ब्लो करेंगी और जो कप है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और रोटेशन इज ट्रांसफर टू द मशीन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म है इस तरीके का जो मैंने आपको बताया कि जो इसका फुट है यहाँ पे एक मैकेनिज्म लगा हुआ होता है जिसमें ये मेजर किया जाता है कि कितना ज़्यादा फास्टली मूव कर रहा है। जो मशीन है वो काउंट कर लेती है नंबर ऑफ रोटेशंस की, कितना नंबर ऑफ रोटेशंस है, और काउंट इज कन्वर्ट, कि जो काउंट होता है कितनी बार एक, जैसे कि अपन ये काउंट कर लेते हैं कि एक मिनट में जो ये कप्स हैं ये कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। एक मिनट में नंबर ऑफ राउंड्स, एक मिनट में जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, स्पीड के अंदर अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो एनीमोमीटर है वो अपना काम करता है। और अगर स्ट्रॉम होगा तो उसके टाइम पे एक तरीके से स्ट्रॉम या साइक्लोन है तो उसके ड्यूरिंग में जो विंड्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ओके, और इनसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताया था कि जो वाटर का वेपर अवेलेबल होता है, वाटर वेपर अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंटेड इन द एयर और एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर क्या होगा, वाटर इज गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वाटर वेपर। अगर वाटर किस में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल से बताया था कि अगर अपन वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, अगर मैं उसको बॉईल करना स्टार्ट करूं तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, और उस गैसियस वाटर को ही अपन क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। इट इंटर्स द एटमॉस्फेयर ड्यू टू इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन। तो ये दो प्रोसेस होती हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इनको। एक तो क्या है इवापोरेशन और सेकेंड क्या है ट्रांसपिरेशन। देखो इवेपोरेशन क्या होता है कि जैसे कि ये ओशियंस है अपने पास में, अब ओशियंस पे क्या पड़ेगा, जो सन हीट है, ये क्या है, सन हीट। जब सन हीट है वो एक तरीके से ओशियंस पे आएगा, तो जो ओशियंस में जो वाटर है, जो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर अवेलेबल है, ये क्या करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से इनका वेपर बनना स्टार्ट होगा। जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है वो किस में चेंज होना स्टार्ट होगा, वाटर वेपर में बनना स्टार्ट होगा, और फिर ऊपर जाके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, इस तरीके से ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और ऊपर जाके किसका फॉर्मेशन करता है, ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, अपन इस प्रोसेस को बोलते हैं। वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज चेंजेज इनटू वाटर वेपर। तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है इस तरीके से, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स की लीव्स होती हैं, और ये अपना फूड है वो खुद से सेल्फ प्रोड्यूस करती हैं फूड। ओके, तो इस वाले प्रोसेस में जब ये फूड प्रोड्यूस कर रही होती हैं तो ये रिलीज करती हैं इस टाइम पे जो वाटर वेपर है इनटू एयर। ओके,
जो उनकी लीव्स हैं उनमें जब ये फूड बनाती हैं तो फूड बनाने के बाद में जब फूड का प्रोडक्शन हो जाता है एक तरीके से, तो जो वाटर वेपर है ये एनवायरनमेंट में क्या करती हैं, एक तरीके से रिलीज करती हैं, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ओके। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी किसी एरिया में तो वेदर कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा और अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे अपन को जो स्वेटिंग है, जो इस तरीके से पसीने हैं वो आने लग जाएंगे। अगर लो ह्यूमिडिटी है तो जो हवा है वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी यहाँ पे, और ड्राई स्किन और डिहाइड्रेशन है, ये वाले प्रोसेस अपन को देखने के लिए मिलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेल्स अस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कंपेयर टू मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड। ठीक है, देखो एक तो ये है कि जो एयर है वो मैक्सिमम कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है अपने अंदर, और एक क्या है कि उस एयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है, जो मॉइस्चर प्रेजेंटेड है वो, तो इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो वो क्या बताता है अपन को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि 70% ह्यूमिडिटी मीन्स एयर कंटेन 70% ऑफ इट्स मॉइस्चर इट कैन होल्ड। जैसे कि अपने पास में एक एरिया है, एटमॉस्फेयर है, उसमें 100% टोटल पार्ट है कि इतना परसेंट ये ह्यूमिडिटी यहाँ पे टोटल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी नहीं है, यहाँ पे ओनली 70% ही वाटर वेपर अवेलेबल है, बाकी नॉर्मल सिचुएशन है। तो कितना होल्ड कर सकता है ये एयर मॉइस्चर को, 100%, लेकिन अवेलेबल कितना है, 70%। तो इस तरीके से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आती है। इसका फॉर्मूला यही होता है कि वाटर वेपर इन द एयर जो प्रेजेंट है इस टाइम पे वो, और मैक्सिमम मॉइस्चर है जो एयर होल्ड कर सकता है, और मल्टीप्लाई अगर 100 से कर दे तो वो परसेंटेज में निकल के आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की किस चीज़ से अपन मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को, तो इसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का अपन यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर का अपन यूज़ करते हैं। ओके, ये इस तरीके का हाइग्रोमीटर होता है। द हाइग्रोमीटर शोज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। ठीक है, अभी जो अपन ने परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी है, तो इसी के फॉर्म में जो हाइग्रोमीटर है वो एक तरीके से अपन को ह्यूमिडिटी दिखाता है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मीनिंग तो आपको पता लग गया होगा, जैसे कि 100% अगर एटमॉस्फेयर इस टाइम पे मेजर कर सकता है, लेकिन उस टाइम उसमें कितना अवेलेबल अभी प्रेजेंट में, यहाँ पे देखो लगभग इतना है कि लगभग 70%, सॉरी 65 के अप्रोक्स में इतना अवेलेबल है अभी यहाँ पे ह्यूमिडिटी। वार्म एयर, अगर गर्म हवा होगी, कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। देखो कोल्ड एयर है तो यहाँ पे तो भाई वाटर पहले से ही अवेलेबल है, अरे भाई कोल्ड एयर है तो यहाँ पे वाटर पहले से ही अवेलेबल होगा। लेकिन अगर एयर कैसी है, वार्म मतलब कि गर्म है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इन वार्म एयर और कोल्ड एयर, इन दोनों में से ज़्यादा मॉइस्चर कौन होल्ड कर पाएगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होल्ड कौन कर पाएगा, सिंपल सी बात है, कौन कर पाएगा, वार्म एयर, क्योंकि यहाँ पे इसके पास तो वाटर है ही नहीं पहले से। ओके, तो ह्यूमिडिटी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, क्लाउड के फॉर्मेशन में और रेनफॉल में। और अगर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा, तो उससे क्या होगा, अपना जो एक तरीके से वेदर है वो चेंज होगा। ये सारे के सारे अपन फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो किसको चेंज करते हैं, वेदर को चेंज करते हैं। ओके, वेदर स्टेशन क्या होता है, वेदर स्टेशन और वेदर फोरकास्टिंग। देखो सबसे पहले अपन वेदर स्टेशन को देखते हैं कि एक ऐसी जगह हो है, वेदर स्टेशन क्या है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपन ने पहले ही देखे हैं, जैसे कि थर्मोमीटर को मेजर करने, सॉरी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर लगा होता है, वो रेन को मेजर करने के लिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा अपन ने। तो इन सब को मेजर करने के लिए सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर इन सभी को अपन एक जगह पे ले आएँ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेदर स्टेशन बोलते हैं। ए वेदर स्टेशन इज़ अ प्लेस वेयर वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो वेदर इंस्ट्रूमेंट्स अपन ने अभी पढ़े हैं, आर केप्ट टुगेदर टू रिकॉर्ड वेदर कंडीशन, कि जो वेदर में जिस टाइप की सिचुएशन चल रही है उन सबको एक तरीके से मेजर करने के लिए अपन वेदर इंस्ट्रूमेंट्स को सभी को एक जगह पे रख दें, एक प्लेस पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेदर स्टेशन बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन द वेदर स्टेशन, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं अपन को, जैसे कि थर्मोमीटर को मेजर करने के लिए अपन ने क्या लिया था,
सॉरी थर्मोमीटर है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को। ये रेनफॉल को मेजर करता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, विंड वेन ये विंड की डायरेक्शन को बताता है, और एनीमोमीटर ये किसको, विंड की स्पीड को बताता है। ये दोनों आपको अलग अलग है, ध्यान रखना है। एक तो डायरेक्शन को बताएगा, एक स्पीड को। ये विंड वेन है और ये क्या है, एनीमोमीटर। और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे जो गिवन है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, वेदर स्टेशन में अपन को देखने के लिए मिलते हैं। और फंक्शंस ऑफ वेदर स्टेशन, इनका काम क्या होता है वेदर स्टेशन का, जो वेदर का डाटा है, जो मौसम का डाटा है वो कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस इन वेदर, कि वेदर में क्या चेंज हो सकता है, उन सबको मेजर करते हैं। किसके बेस पे, जो इन्होंने रिकॉर्ड रखा है इन सब के बेस पे। जो वेदर इंस्ट्रूमेंट्स है उनके पास में जो भी रिकॉर्ड आया है उनके बेस पे पहले तो वो रिकॉर्ड डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करते हैं कहाँ पे, मेट्रोलॉजिस्ट के पास में सेंड करते हैं। ओके, मेट्रोलॉजिस्ट के पास में वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, जो वेदर को लेकर वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से अपन को जो वेदर है उसके बारे में पहले से ही अपन को बता देते हैं कि जो वेदर है वो इस तरीके का होने वाला है। जैसे कि स्टॉर्म हो सकता है, बारिश हो सकती है, जिससे अपन पहले से ही उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कर सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, वेदर स्टेशन प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रेगुलर डाटा विच हेल्प इन प्रिडिक्टिंग वेदर करेक्टली। जो वेदर स्टेशन है उसका जो डाटा होता है वो एकदम करेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है, रेगुलर, और डेली बेसिस पे ये डाटा प्रोवाइड करवाता है। ओके, और जिससे अपन जो वेदर है उसको अपन अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग भी इसी को ही बोलते हैं। फोरकास्ट करना मतलब एडवांस में ही किसी चीज़ के बारे में बता देना। एडवांस में ही मतलब कि कोई चीज़ हुई नहीं है, उससे पहले ही अपन उसके बारे में बता दें, तो उसको अपन बोलते हैं फोरकास्ट करना, एक तरीके से भविष्यवाणी। ओके, तो वेदर फोरकास्टिंग मतलब कि मौसम के बारे में भविष्यवाणी। वेदर फोरकास्टिंग मीन्स प्रेडिक्टिंग, पता लगाना द फ्यूचर वेदर, कि फ्यूचर में वेदर कैसा होने वाला है। कंडीशन ऑफ ए प्लेस, कि एक जगह के ऊपर जो फ्यूचर के अंदर जो वेदर है वो किस तरीके से होने वाला है, उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। हाउ वेदर फोरकास्टिंग इज डन, मेट्रोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड रेनफॉल। अगेन वही फाइव एलिमेंट्स अपने, यूजिंग किस चीज़ का यूज़ करके, सैटेलाइट, रडार, कंप्यूटर और वेदर स्टेशंस। वेदर स्टेशंस अभी अपन ने पढ़ा, इसके साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं, रडार्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, इनका भी यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। अब इसका फ़ायदा क्या है कि भाई अपन वेदर फोरकास्टिंग करते क्यों हैं। सबसे पहले तो ये हेल्प करती है फार्मर्स के लिए, कि भाई फार्मर्स को अगर पहले ही पता लग जाए कि इस वाले टाइम में क्या आएगी, रेन आएगी, ओके, इस टाइम पे स्टॉर्म आ सकता है, तो वो अपनी जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनको पहले से ही शेड्यूल कर सकता है कि भाई मेरे को इस तरीके से काम करना है। और जो फिशरमैन है और जो पायलट्स हैं, पायलट्स कौन है, जो एयरप्लेन उड़ाते हैं, एयरप्लेन भी जितने भी चलते हैं वो एटमॉस्फेयर में चलेंगे, तो उनको भी हेल्प करेगा, फिशरमैन की हेल्प करेगा। वार्निंग देगा जब स्टॉर्म आएगा या साइक्लोन आएगा उससे पहले ही लोगों को हेल्प करेगा, लोगों की और डेली जो एक्टिविटीज़ है उनको करने में। एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग हेल्प रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ, कि अगर वेदर फोरकास्टिंग है वो एकदम एक्यूरेट हो रहा है, अगर ठीक तरीके से हो रहा है वो, तो वो कम करता है किस चीज़ को, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर। अगर नेचुरल डिजास्टर कौन से होते हैं, जैसे कि स्टॉर्म हो गया, साइक्लोन्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो अगर इनके बारे में अपन को पहले ही पता लग जाएगा तो जितना इसमें डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो उस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए अपन वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। ये क्या है, IMD, ये क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कि जो इंडिया में ये काम करता है, जो इंडिया में ये काम करता है एक तरीके से, किसके बारे में, वेदर के बारे में। इंडिया में जो वेदर के लिए काम कर रहा है, वेदर फोरकास्टिंग एक तरीके से कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट इज़ एन नेशनल वेदर एजेंसी ऑफ इंडिया। नेशनल वेदर एजेंसी ये प्रोवाइड करवाती है वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग, कि भाई इस टाइम पे इस तरीके का डिजास्टर हो सकता है, उसके लिए पहले ही अपन को वार्निंग दे देती है। इम्पोर्टेंस क्या है IMD वार्निंग्स का, कि सबसे पहले तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसको क्या करना, हेल्प करना। कि डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कि एक तरीके से अगर कोई डिजास्टर आ गया, स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन आ गया, तो
उस टाइम पे जो टीम है वहाँ पे काम करेगी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको एक तरीके से मैनेज करना, उस टीम को बनाए रखना। जो फिशरमैन्स है, फार्मर्स है, उनकी हेल्प करना, जो स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, उनमें लोगों की हेल्प करना, और जो लाइफ और प्रॉपर्टी है उनको सेव करना। वेदर वार्निंग अपन क्यों देते हैं कि भाई मौसम के बारे में अपन पहले से वार्निंग देना स्टार्ट कर देते हैं? ये क्यों है? जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो जो ये वार्निंग्स हैं इनको इशू करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनको इशू कौन करेगा वेदर वार्निंग्स को? तो आईएमडी इशू करेगा। क्यों करते हैं? लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, डैमेज है उनको कम करने के लिए, और जो डिजास्टर है उनके लिए पहले से ही तैयार होने के लिए। ठीक है, प्रिपेयर बिफोर डिजास्टर, कि डिजास्टर जब हो तो अपन उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। तो ये कलर वाला सिस्टम है, कलर वार्निंग सिस्टम यहाँ पे चलता है कि किस टाइप का कलर है वो अपन को क्या दिखाता है। अगर ग्रीन कलर अपन को दिखा रहा है, अगर ग्रीन कलर अपन को दिखा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि भाई कोई डेंजर नहीं है और जो वेदर है वो एकदम नॉर्मल रहने वाला है अपना। अगर येलो अलर्ट अपन को दिखा रहा है तो उस वाली कंडीशन में ये बोलेगा, येलो अलर्ट अगर आपको दिखे वेदर फोरकास्टिंग में तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको अवेयर रहना है। ठीक है, एक तरीके से जागरूक रहना है। वेदर में चेंज सडनली, जो मौसम है वो अचानक से बदल भी सकता है कभी कभी। ठीक है, हैवी रेन हो सकती है या फिर थंडर स्टॉर्म, जो बिजली का कड़कना है, ये वाली चीज़ें अभी हो सकती हैं। तो इसके लिए आप पहले से अवेयर रहें। ये येलो जो अलर्ट है वो अपन को बताएगा। ऑरेंज अलर्ट अपन को क्या बताता है? बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार रहिए, जो सेवियर वेदर इज़ एक्सपेक्टेड, जो ख़राब मौसम है वो एक तरीके से अनुभव किया जा सकता है। वेरी हैवी रेनफॉल, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो सकता है, और जो स्ट्रॉम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एकदम नॉर्मल कंडीशन है, ये इससे थोड़ी सी वर्स्ट कंडीशन है, और ये इससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, और ये रेड अलर्ट में सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। अगर रेड अलर्ट आईएमडी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगर रेड अलर्ट पब्लिश किया है वेदर के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से खतरनाक हो सकता है। टेक एक्शन इमीडिएटली। तो अगर रेड अलर्ट आपको दिखे वेदर फोरकास्टिंग में तो आपको तुरंत ही एक्शन लेना है। जो डेंजरस वेदर है सिचुएशन वो हो डेंजर, जो वेदर की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, जैसे कि साइक्लोन है, फ्लड है, और एक्सट्रीम रेनफॉल है, हो सकता है। और तो ये अपना आईएमडी वेदर वार्निंग्स था। पीपल शुड फॉलो ऑफिशियल वेदर वार्निंग्स एंड सेफली इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो जो लोग हैं उनको जो ये आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी ये वार्निंग सिस्टम रखते हैं, तो इन सबको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं कि सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी वार्निंग्स देते हैं, तो उन सभी को एकदम अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो अपना ये चैप्टर था, इसी के साथ में ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है अपना। होपफुली आपको ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको एनसीईआरटी को रीड करने की मेरे अकॉर्डिंग कोई नीड है नहीं। अभी आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन ने यहाँ पे पॉइंट वाइज सभी क्लियर कर लिए हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं। क्यों नहीं करवाए हैं? क्योंकि इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो मेरे को करवाने के लायक लगे हुए हों, कि जिनको मैं करवाऊँ या फिर कुछ हटके हों वो। ओके, तो जितना अपना नोट्स है उसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो भी आप इनको क्लियर रखिए। तो इसके साथ में आपका ये चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, और फर्दर चैप्टर्स हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम से आ जाए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।